तो संसद समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में गूंजा। भाजपा सदस्यों ने यह मुद्दा सदन में उठाया और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। शिवसेना और कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के सदस्यों की बातों का प्रतिवाद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठने पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में वसूली को लेकर सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और इससे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर के सांसद चिंतित हैं और इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां जो कुछ हुआ वह काफी गंभीर मामला है और यह छोटा मोटा आरोप नहीं है बल्कि 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि इस विषय का पूछे गए प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए भाजपा के मनोज कोटक ने कहा कि महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वहां के गृह मंत्री के खिलाफ वसूली संबंधी गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री ने अभी तक इस मामले में एक भी शब्द नहीं बोला है। मुंबई से लोकसभा सदस्य कोटक ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों में धारणा है कि सरकार का इस्तेमाल व्यापारियों को डराने के लिए हो रहा है तथा इसमें अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के राकेश सिंह ने कहा कि जब सरकार की जिम्मेदारी जनता के लिए काम करने के बजाय शासकीय और पुलिस अधिकारियों की पद स्थापना में बदल जाए तो यह राज्य का नहीं देश का विषय हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना होगी जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री उस पुलिस अधिकारी के समर्थन में पत्रकार वार्ता करते हैं जिस पर पुलिस आयुक्त ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के कपिल पाटिल ने भी कहा कि रविवार सुबह कार्रवाई की बात करने वाले राकपा के वरिष्ठ नेता शाम तक इससे पल्ला झाड़ने लगे। कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बोला हो कि मेरा इस्तीफा होगा तो सबके नाम ले लूंगा। शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि पिछले 14 महीने में कई प्रयास करने के बाद भी भाजपा महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राउत ने कहा कि जिन पुलिस आयुक्त को पत्र की बात हो रही है उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप है। कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है और केंद्र में विपक्ष में बैठे दलों की राज्य में चल रही सरकारों के काम में केंद्रीय एजेंसियों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी दोषी होते हैं लेकिन वे बच निकलते हैं और संसद विधानसभाओं में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। बिट्टू ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराना चाहती है। इस दौरान भाजपा और शिवसेना के सांसदों के बीच नोकझोंक देखी गई। भाजपा के गिरीश बापट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा के पीपी चौधरी और पूनम महाजन ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया। वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सवाल उठाया कि जिस पुलिस अधिकारी को 16 वर्ष तक निलंबित रखा गया उसे महाराष्ट्र में शिवसेना नीति एमवीए सरकार आते ही बहाल क्यों कर दिया गया। वहीं बीमा संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा के दौरान राकपा की सुप्रिया सुले ने कहा कि आज शून्यकाल में एक ही विषय पर 8 लोग बोले जबकि उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें भी मौका मिलने चाहिए था। उन्होंने कहा कि मानते हैं कि सदस्यों को बोलने की अनुमति देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है लेकिन सदन में आज जो कुछ हुआ मुझे इसका दुख है और यह काला दिवस है। सुले ने कहा कि हम लोकतांत्रिक नियमों का पालन करते हैं तो हमारा नुकसान होता है। लोकसभा में सोमवार को अवसंरचना एवं विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक NABFID विधेयक 2021 पेश किया गया। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया जिससे बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी दूर की जा सके। निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवसंरचना एवं विकास के लिए पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक NABFID विधेयक 2021 पेश किया। इस प्रकार के वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण में की थी। मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक के मसौदे की मंजूरी दी थी। इसमें संस्थान द्वारा निवेशकों से धन जुटाने के संबंध में कर छूट प्रदान करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। लोकसभा में सोमवार को सदन के अध्यक्ष ओम बिरला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित है। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने बिरला के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हम सभी की प्रार्थना है कि वह जल्द स्वस्थ हो और लोकसभा का नेतृत्व करें।
प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी ओम बिरला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद भगवंत खूबा और कुछ अन्य सदस्यों ने भी लोकसभा अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लोकसभा के दो पूर्व दिवंगत सदस्यों दिलीप कुमार गांधी और मोहन भाई पटेल को सदन में श्रद्धांजलि भी दी गई। इन दोनों नेताओं का हाल ही में निधन हो गया था। लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ था। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां ये तय कर सके कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र अत्यंत विनियमित क्षेत्र है, जिसमें हर चीज यहां तक कि निवेश से लेकर मार्केटिंग तक का विनिवेश होता है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तरलता के दबाव का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र के नियामक ने सभी पक्षों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% किए जाने के प्रावधान वाले विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सभी पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद समग्र विधेयक लाना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि 2008 में जब एफडीआई को बढ़ाने का विधेयक लाया गया था तो उस वक्त स्थायी समिति ने अनुशंसा की थी कि एफडीआई की सीमा को नहीं बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया। इसका जवाब दिया जाना चाहिए कि विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा ने 10 वर्षों तक इसका विरोध क्यों किया। उन्होंने कहा कि 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही थी और भारत मजबूती से खड़ा रहा तो इसकी मुख्य वजह बैंकिंग क्षेत्र और बीमा क्षेत्र का काफी हद तक सरकार के अधीन रहना था। उन्होंने दावा किया कि यह देखने में एक सामान्य विधेयक है, लेकिन इसका असर व्यापक रूप से प्रतिकूल हो सकता है। तिवारी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के इस फैसले पर पुनर्विचार करे। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के जगदंबिका पाल ने कहा कि इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के साथ ही देश के हितों की रक्षा के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। पाल ने कहा कि इसके माध्यम से विदेशी निवेश आएगा, लेकिन संबंधित बीमा कंपनी पर संपत्तियां भारत में ही रखेंगी। यह विधेयक देश और निवेश दोनों के हित में है। भाजपा सांसद ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य है कि भारत के अधिक से अधिक लोगों का बीमा कवर के दायरे में लाना है और ऐसे में इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा है कि इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए और विभिन्न पक्षकारों के साथ व्यापक चर्चा के बाद एक समग्र विधेयक लाना चाहिए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बसपा के श्याम सिंह यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने आई थी तब भी ऐसे हालात थे और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे बीमा क्षेत्र पर भी विदेशी कंपनियां काबिज हो जाएं। यादव ने कहा कि बीमा क्षेत्र में हिंदुस्तानी कंपनियों को मौका दिया जाना चाहिए। राकपा की सुप्रिया सूले ने कहा कि जब पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम इस संबंध में विधेयक लाए थे तब भाजपा इसके खिलाफ थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी स्थिति होने का दावा करती थी, तो आज क्या हो गया है कि यह सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर समय आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, तो विदेश से इतने बड़े निवेश की जरूरत क्या है। इस विधेयक से आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे बड़े कार्यक्रमों को कमजोर किया जा रहा है। सपा के एसटी हसन ने कहा कि विदेश के लोग समाज सेवा के लिए नहीं पैसा कमाने आ रहे हैं और ऐसा नहीं हो कि बीमा क्षेत्र का धन कहीं विदेश न जाने लगे। उन्होंने भी सरकार से सवाल किया कि आपका आत्मनिर्भर भारत का विचार कहां गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीवी पाटिल ने कहा कि एफडीआई स्तर बढ़ाने पर सरकार पुनर्विचार करे और इसके बजाय भारतीय कंपनियों की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि जिन लोगों का देश के विकास में कोई योगदान नहीं है उन्हें बीमा क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि LIC में बीमा कराने वाले करोड़ों लोग सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। सावंत ने कहा कि LIC को लेकर संप्रभु गारंटी की नीति रही और ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि IPO लाने के बाद यह नीति बनी रहेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि LIC का निजीकरण नहीं होना चाहिए तथा इस पुरानी कंपनी की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं YSR कांग्रेस पार्टी के M श्रीनिवासलू रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि दुनिया में प्रतिस्पर्धी माहौल होने की वजह से भारत का बाजार अपार क्षमता वाला है। जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि आज के माहौल में परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा की जरूरत है। भाजपा के गणेश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद बड़ी संख्या में किसान बीमा कवर के दायरे में आए हैं, तो आयुष्मान भारत योजना के जरिए 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब भी बड़ी संख्या में लोग बीमा से वंचित हैं और ऐसे में यह विधेयक जरूरी है। भाजपा के अजय मिश्रा टोनी ने कहा कि सरकार को बीमा के क्षेत्र में 100% FDI लानी चाहिए, जिससे बीमा क्षेत्र और देश दोनों का लाभ होगा। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल LG की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि केंद्र शासित राज्य है, सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है और तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आश्रय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने आरोप भी लगाया कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाली भाजपा और केंद्र की उसकी मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने संविधान में 102वां संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया था। इस संशोधन का उद्देश्य था कि नई दिल्ली इलाके को छोड़कर शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तिवारी ने कहा कि अब भाजपा की सरकार 18 साल बाद यह विधेयक लेकर आई है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने वाला है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार संविधान के तहत कदम उठा रही है। लेखी ने कहा कि दिल्ली में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल ही सरकार चलाने का अधिकार रखते हैं और यह बात पहले से संविधान के तहत निर्धारित है। केंद्र सरकार इस बात को संशोधन के माध्यम से सही से स्पष्ट कर रही है और लागू भी कर रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की शक्तियां संविधान के तहत प्रदत्त हैं। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होता है, लेकिन उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाना है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने केंद्र पर राज्यों के अधिकारों का हनन करने और दिल्ली की सरकार को शक्तिहीन करने का आरोप लगाया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन करने में विशेषज्ञता रखती है और कृषि कानूनों को लाने में भी ऐसा ही किया है। उन्होंने इस विधेयक को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को शक्तिहीन करने वाला बताते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में पिछले कई वर्षों से सत्ता से बाहर है और उसे हार हजम नहीं हो रही है। मान ने कहा कि यह विधेयक गैर संवैधानिक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं कर सकता तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने का क्या फायदा। YSR कांग्रेस पार्टी के बी चंद्रशेखर ने कहा कि इस विधेयक से दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा हो सकेगा, जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा। शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि 30 साल से दिल्ली की सत्ता में भाजपा नहीं आ पाई है, तो फिर उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है। बसपा के कुंवर दानिश अली ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली की जनता से धोखा किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार लगातार सहकारी संघवाद की बात करती है, लेकिन यह विधेयक सहकारी संघवाद के विरुद्ध है। सुप्रिया ने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके विधेयक को फिर से लाया जाए। समाजवादी पार्टी के ST हसन ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल सरकार चलाएंगे। भाजपा के बृजेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक सरकार क्या होगी वह परिभाषित नहीं था, इसी को विधेयक में स्पष्ट किया जा रहा है।
अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चलने वाली तनातनी खत्म होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि इस विधेयक से दिल्ली सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं। लोकसभा ने नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 को भी मंजूरी दी। विधेयक के संदर्भ में पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दशकों पहले नौचालन को लेकर एक नियमन की व्यवस्था बनी थी, उसे भारत ने माना था, लेकिन उसका अनुमोदन नहीं किया गया था। अब इसका अनुमोदन किया जा रहा है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा की भारती बेन शियाल ने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक कोई ऐसा नियम या कानून नहीं बनाया गया जिससे हम नौचालन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में आते हैं। अब इस विधेयक से भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में आ सकेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद समुद्री परिवहन सेवा में सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगा तथा नौवहन के क्षेत्र में कारोबार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से नौचालन के क्षेत्र में सुगमता आएगी और यह बड़ा सुधार का कदम साबित होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवासलू रेड्डी ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि आंध्र प्रदेश में बंदरगाहों के विकास के लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि नौचालन और पर्यटन के विकास में मदद मिलेगी। जदयू के कौशलेंद्र कुमार, शिवसेना के अरविंद सावंत और कई अन्य सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। और अब बात राज्यसभा की। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12:10 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद सदन में सामान्य ढंग से कामकाज हुआ। सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने शून्यकाल में महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम से जुड़े मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी दौरान सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया और भाजपा सदस्यों ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी और हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया गया। हंगामे के दौरान ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ पूरक प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन सदन में शोरगुल के कारण उनकी बात स्पष्ट रूप से सुनी नहीं जा सकी। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में शोरगुल जारी रहने पर उन्होंने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आगामी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण किए जाने पर बल देते हुए सांसदों का आह्वान किया कि वे जल संरक्षण मामले में आदर्श प्रस्तुत करें। नायडू ने विश्व जल दिवस के अवसर पर उच्च सदन में सदस्यों से अपील की और उन्होंने कहा, जल संरक्षण व जल स्रोतों का परीक्षण हमारे देश के लिए इस तथ्य को देखते हुए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश में विश्व की आबादी का 16% हिस्सा रहता है, जबकि विश्व के कुल स्वच्छ जल में से मात्र 4% हमारे पास है। उन्होंने सांसदों से निजी एवं सार्वजनिक जीवन में सतत जल संरक्षण रीतियों को अपनाकर इस मामले में आदर्श प्रस्तुत करने की अपील की। नायडू ने सांसदों से कहा कि वे सभी लोगों को वर्षा जल संचयन, नदी तटों पर वृक्षारोपण, भूमि क्षरण पर रोक लगाने आदि के बारे में जागरूक करें। शून्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के मनोज झा ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला उठाते हुए रद्द किए राशन कार्ड फिर से बहाल किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में 3 से 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने संबंधी चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। पहले तो कहा गया था कि ये सभी राशन कार्ड बोगस है, लेकिन बाद में पता चला कि तकनीकी कारणों से ये राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। देश के जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की क्या व्यवस्था है, इससे सभी परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि इन सभी राशन कार्ड को फिर से बहाल किया जाए। मनोनीत सदस्य नरेंद्र जाधव ने साइबर हमलों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पिछले दिनों मुंबई में पावर ग्रिड पर और भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम पर हुए साइबर हमलों का उदाहरण दिया और कहा कि इसे खतरे की घंटी बताया। उन्होंने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की। भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। शून्यकाल में ही कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात के अमरोली जिले में स्थिर गिर वन क्षेत्र के रेल की पटरियों के आसपास घूमने वाले एशियाई शेरों की रेल दुर्घटना में होने वाली मौत का मामला उठाया और उन्हें बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंह ने हिमालयी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने केदारनाथ त्रासदी और हाल ही में ऋषिगंगा में आई त्रासदी का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए।
राजस्थान से कांग्रेस के सदस्य नीरज डांगी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की परीक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित सीटों को न भरे जाने पर चिंता जताई है। बिहार से भाजपा के रामनाथ ठाकुर ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर रिक्तियों का मुद्दा उठाया और आग्रह किया है कि एक विशेष अभियान चलाकर इन पदों पर नियुक्तियां की जाए। हरियाणा से भाजपा के सदस्य रामचंद्र जांगरा ने ओबीसी आयोग की तर्ज पर राज्यों में ओबीसी आयोग का गठन करने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ से भाजपा के सदस्य रामविचार नेताम और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम के रविंद्र कुमार ने अपने अपने राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं। झारखंड से भाजपा के सदस्य महेश पोद्दार ने स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय रांची में खोले जाने की मांग की है। बीजू जनता दल की ममता महंत ने मयूरभंज जिले में एक नवोदय विद्यालय और खोले जाने की मांग की। दोपहर 2 बजे के बाद सदन खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 विधेयक पर चर्चा हुई और मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक का उद्देश्य खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि इस विधेयक के माध्यम से खानों के आवंटन में राज्यों का कोई अधिकार नहीं लिया जा रहा है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि राजग सरकार से पहले की सरकारों में कोयला खदान आवंटन में कितना भ्रष्टाचार होता था, कितने घोटाले हुए, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमने इसे बदलकर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र के साथ राज्यों के खजानों को बढ़ाने में योगदान मिलेगा। मंत्री ने कहा कि भारत में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन देश कोयले का आयात कर रहा है और क्या ये ठीक है। गौरतलब है कि इस विधेयक के जरिए खनन क्षेत्र में सुधारों के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही खदानों से जुड़े अतीत के मुद्दे को भी हल किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप नीलामी के लिए अधिक खदानें उपलब्ध हो सकेंगी। ऐसे में अधिक से अधिक खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में कई दलों के सदस्यों ने इसके जरिए राज्यों के अधिकार ले जाने की आशंका जताते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग की। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि खनिज संसाधन व्यापक विषय है और करीब 1 करोड़ लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय नीति बनाते समय इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं कराई। उन्होंने कहा कि संसद में भी उस नीति पर चर्चा नहीं हुई। सिंह ने कहा कि ये विडंबना है कि जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है वहीं सबसे ज्यादा गरीब हैं और उनमें भी अधिकतर आदिवासी हैं। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का जिक्र करते हुए कहा कि ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों के कई जिलों में आबादी के बड़े हिस्से की आय 5,000 रुपए से भी कम है, जबकि वे इलाके खनिज संसाधनों से संपन्न हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है और राज्यों का अधिकार छीनने में लगी है। उन्होंने इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग करते हुए एक संशोधन भी पेश किया। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक खान क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए और इससे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में खान क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.3% से बढ़ सकेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले व्यापक विमर्श किया गया है और विभिन्न राज्यों ने अपने सुझाव दिए। अन्ना द्रमुक के एम थंबुदुरई ने कहा कि इस विधेयक को लाने के सरकार के इरादे पर उन्हें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनकी चिंता राज्यों के अधिकारों को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाना है और यह भी ध्यान रखना है कि राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी और जदयू को छोड़कर सभी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के केशव राव ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ नहीं है, लेकिन चिंता राज्यों के अधिकारों को छीने जाने को लेकर है। चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, तेलुगु देशम पार्टी के रविंद्र कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भाजपा के रामविचार नेताम एवं समीर उराव, कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, बसपा के अशोक सिद्धार्थ और बीजेपी के सस्मित पात्रा ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में तमिलनाडु की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रावधान है। विधेयक पर
चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को लाए जाने के समय पर प्रश्न उठाया। चर्चा के बाद उच्च सदन ने विधेयक को पारित कर दिया। ये विधेयक निचले सदन में पहले ही पारित हो चुका है। तो संसद समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।